एक्सपेरिमेंट से गुजारते हैं और फिर एक पोस्ट टेस्ट लेते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट से गुजरने के बाद एक टेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो फिर हम बताएंगे कंक्लूजन में कि मेरा ये प्री टेस्ट था, ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया, पोस्ट टेस्ट में ये आ गया, तो अब मैं कहता हूँ कि मेरी ये वाली बात जो है वो सही थी। तो जो बात हमने सोची होती है ना कि इस चीज का अफेक्ट है लाइक, इस चीज का अफेक्ट नहीं है, नहीं मतलब ही होता है जीरो। तो आपके पास जो नल हाइपोथेसिस है, इसका मतलब इसको हम एच नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। एच जो है वो जाहिर बात है आपकी हाइपोथेसिस है, और नॉट जो है नल, नल मीन्स जीरो। तो जहन में ये बिठा लें कि देयर इज नो अफेक्ट। जब जीरो जहन में आएगा ना आपके, बाज दफा अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं नल हाइपोथेसिस में और अल्टरनेट में कि वो नल एच नोट था कि एच वन था। तो जहन में ये रखें एच के साथ जीरो जब छोटा सा लिखा हो, जीरो मीन्स नो, नल हाइपोथेसिस, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि जो नल हाइपोथेसिस होती हैं उसमें हम नो अफेक्ट की बात करते हैं। कि इंडिपेंडेंट, लाइक मैं एग्जांपल देती हूँ कि इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट वेरिएबल पे कोई अफेक्ट नहीं है। मतलब अगर आप जो रीडिंग कह रहे हैं कि देयर इज नो अफेक्ट ऑफ रीडिंग ऑन अचीवमेंट, ऑन एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, देयर इज नो अफेक्ट, यू आर सेइंग लाइक दैट, तो आपके पास क्या होगी, नो अफेक्ट वाली चीज एच नॉट कहलाती है। एच नॉट हमारे पास नल हाइपोथेसिस है, और नॉट से याद रखें जीरो, जीरो मीन्स नो, तो इसमें आपने नो अफेक्ट की बात करनी है। गेटिंग मी? और जिसमें आप लोग कहते हैं देयर इज अफेक्ट, लाइक देयर इज अफेक्ट ऑफ रीडिंग ऑन एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, तो आप उसमें ऑल्टरनेट जो हाइपोथेसिस है वो लेते हैं, H1 से हम उसको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये जो चीज मैं आपको बता रही हूँ पूरी वही चीज आपकी आगे आएगी, रिपीट होगी। ये मेजर मेजर पॉइंट्स आप लोगों ने सुन लें। फिर जाहिर बात है एक्सक्यूज मी, आपने लॉजिक ऑफ हाइपोथेसिस में, मैंने कल भी आपको बताया था, अभी फिर मैं आपको बता रही हूँ, पहले उसमें क्या होगा, हम हाइपोथेसिस बना लेंगे फर्स्ट स्टेप में। सेकंड में हो जाएगा कि आपने जो भी चीज कल मैंने आपको बताया था, आपने पॉपुलेशन में जो चीज, जो हाइपोथेसिस बना रहे हैं, जिस चीज को आप प्रूव करना चाह रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंगली जाहिर बात है आप उन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए उन्हीं पॉपुलेशन में से उस तरह का सैंपल निकालेंगे, ताकि आपके पास जिस तरह के आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आ जाए। तो तब आप उसको ओवरऑल पॉपुलेशन के इक्वल कर सकते हैं कि पॉपुलेशन का मीन जो है वो इस चीज के उस पर है, सैंपल के मीन के। ठीक है, तो आपको जो है वो सिलेक्ट करने हैं सैंपल को, और क्या, ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स देखकर। वालेकुम अस्सलाम। सही हो गया। फिर आपके थर्ड में सैम्पलिंग रैंडम होनी चाहिए। रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? रैंडम सैम्पलिंग ये होती है, लाइक अगर मैं आप में से इतने स्टूडेंट्स हैं, लाइक अगर 80 स्टूडेंट्स हैं और 80 में से मैं जो है कोई क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ, या मैं किसी को जो है आंसर के लिए या क्वेश्चन के लिए चूज करना चाह रही हूँ, तो अब आप देख रहे होंगे आपके सामने डिफरेंट स्टूडेंट्स के नाम आ रहे होंगे, मैं उसमें से जो है वो रैंडमली, मतलब मैं तासुब से बाहर, फेवरेटिज्म से बाहर, मैं आपको इक्वल चांस, मतलब रैंडमली में ये होता है, लाइक अगर आप किसी के साथ कोई कमेटी डालते हैं मिसाल, या जो हम लॉटरियां निकालते हैं, लॉटरी में हम क्या करते हैं, हर बंदे की पर्ची का पर्ची डाल देते हैं, ठीक है ना। फिर हम भी बच्चे को बोलते हैं, किसी भी आउटसाइडर को बुला लेते हैं कि कोई एक पर्ची उठा लो। उसमें मत क्या होता है कि हर बंदे का निकलने का चांस 100% होता है। ये उसकी लक है कि किसका नाम बाहर आ जाता है। तो हमने फेवरेटिज्म नहीं किया उसमें, रैंडमली इसमें ये होता है कि आप रैंडमली सेलेक्ट करते हैं सैंपल को। अब वो आपके आगे इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे कि रैंडम के भी जो है डिफरेंट टाइप्स हैं। आपने रैंडमली सिलेक्ट किया, ठीक है। सैम्पलिंग के डिफरेंट टाइप्स हैं, कोई रैंडम है, कोई जो है ना आपके पास स्ट्रेटिफाइड है, क्लस्टर है, वो इंशाल्लाह ताला हम आखिर में पढ़ेंगे। तो यही चीजें जो है आपके पास क्या होती हैं, रैंडम। लाइक अगर आप में से मैं किसी भी स्टूडेंट्स को कह दूं, जैसे मैं कह दूं अलीम ले लूं, या नौमान कह दूं, या अक्सा कह दूं, आप लोग मुझे जो है मैं
टेस्ट में आपको या किसी मॉडल में आपको एक्सपेरिमेंट के तौर पे वो आपको चूज करूंगी और फिर एक एक्सपेरिमेंट से गुजारूंगी और आप लोगों को चूज किया, या अभी मैं क्वेश्चंस के लिए रैंडमली आप में से किसी के नाम ले लूं कि ये क्वेश्चन है, आप मुझे आंसर दें। उसमें मैंने ये नहीं किया कि फेवरेट स्टूडेंट्स को मैंने पीछे कर दिया और जो जरा मुझे नालायक और इस टाइप के लगते हैं उन लोगों को मैं नाम ले लूं, या अपने अच्छे स्टूडेंट्स के नाम ले लिए और दूसरों को, मतलब रैंडम होनी चाहिए, फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। किसी को ये नहीं होना चाहिए कि मैम मुझे तो जरूर बोलेंगी। 100% श्योरिटी हर एक को होनी चाहिए कि हो सकता है मेरा नाम। ओके मोहम्मद तुफैल, अच्छा है कल आप नहीं थे, कल जो है ना क्लास में डांट पड़ी है लोगों को। कोई बात नहीं, आपकी वजह से मैंने दोबारा अटेंडेंस ले ली है। जी बेटा पेज नंबर 75 बोला अक्सा मैंने, ठीक हो गया। फोर्थ में आपके पास ये है कि फर्ज सिर्फ जो बात से डेटा कंपेयर करे, वही वाली बात देखिए। फाइनली ही कंपेयर ही द obtained sample data with the prediction that was made from the hypothesis. If the sample mean is consistent with the prediction, he will conclude the hypothesis is reasonable. If there is a big difference between the data and the prediction, prediction किसको कहा जा रहा है, यहाँ hypothesis को ही कहा जा रहा है। prediction मतलब पेशेंट गोई करना, hypothesis मतलब वही वक्त से पहले कोई चीज मफरूजा बना लेना, कोई बात फर्ज कर लेना, वही चीजें। प्रेडिक्शन और हाइपोथेसिस तकरीबन सेम है, कहीं भी ये वर्ड आए तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए कि प्रेडिक्शन है, हमने तो हाइपोथेसिस पढ़ा था, ये एक ही उसमें लिया जा रहा है उसको। ही विल डिसाइड दैट हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो सैंपल ऐसा लेना है जो आपने हाइपोथेसिस बनाई है उससे वो करें। ओके उस्मान, डोंट यू वरी, मीन मीडियन मोड था, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, एक दफा पढ़ लें। जिन स्टूडेंट्स ने क्लास ली है आप लोग एक दूसरे को जानते होंगे, उनसे समझ लें, उनसे पूछ you हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हाइपोथेसिस टेस्ट के लिए जो आप स्टेप्स यूज करते हैं, जो स्टेप्स हैं वो the hypothesis, देख लें, the process of hypothesis testing begins by stating a hypothesis about the unknown population. Usually a researcher state two opposing hypotheses, जैसे मैंने आपको बता दिया, and both hypotheses are started in term of population parameter. अच्छी तरह क्लियर हो गया ये आप लोगों को। अगेन वही चीज आ रही है कि दो हाइपोथेसिस, मैंने आपको बताया हमेशा हेडिंग्स बनाया करें। देखें अब लिखें, आपकी हेडिंग में सेकंड लाइन की हेडिंग आ जाएगी टू अपोजिंग हाइपोथेसिस, या यहाँ से कर लेंगे रिसर्चर स्टेट्स टू अपोजिंग हाइपोथेसिस। नंबर वन, फर्स्ट वन इज नल हाइपोथेसिस, सेकंड वन इज, शाबाश बताएं, सेकंड वन इज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ओके आसान हो रही है तो हम 2 मिनट वेट करते हैं। लोग जो भी लॉग इन हुए हैं मैं आप लोग की अटेंडेंस मार्क कर देती हूँ। आज मुबीन का पता नहीं है, मुबीन आर यू अटेंडिंग द सेशन? ओके बेटा मैंने आपको फर्स्ट डे कहा था, जिस तरह मैं बीच बीच में नाम ले रही हूँ कुछ स्टूडेंट्स के या क्वेश्चंस कर रही हूँ या मैं आपके नाम यहाँ से चेक कर रही हूँ, हमें आइडिया हो जाता है कौन से स्टूडेंट्स जो है इवन दो ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनका आप लॉग इन होने की कोशिश जरूर किया करें, आपकी ट्राई हमारे सिस्टम में शो हो रही होती है, हम उसको देख कर भी जो है वो मार्क करते हैं आपकी अटेंडेंस, या हम रैंडमली कुछ क्वेश्चन करते हैं, हमें स्टूडेंट को पता चल जाता है कौन है और कौन नहीं है।
ओ, मैंने वालेकुम अस्सलाम कह दिया है अभी। चले ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या आ जाता है, आपके पास फर्स्ट हेडिंग बन गई नल हाइपोथेसिस। ठीक हो गया। द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ टू हाइपोथेसिस, मतलब उन दो हाइपोथेसिस में से फर्स्ट और इम्पोर्टेंट जो है वो आपकी नल हाइपोथेसिस हो गई। वालेकुम अस्सलाम फाइजा। नल हाइपोथेसिस हो गया। नल हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट द ट्रीटमेंट हैज no effect. In general, null hypothesis states that there is no change, no effect, no difference, nothing happened. The null hypothesis is denoted by the symbol H naught. H stands for hypothesis and not denote that this is zero effect. ठीक हो गया। The null hypothesis states that in the general population there is no change, no difference, वही जो चीज हमने ऊपर बता दी। Second आपके पास क्या है, second आप hypothesis is simply the opposite of null hypothesis and it is called scientific or alternative hypothesis. You can also write that okay, there is two names of second hypothesis. One is alternative hypothesis and the second name of the second hypothesis is scientific hypothesis. It is denoted by आप heading बना लें H1. The hypothesis states that the treatment has an effect. जो एक्सपेरिमेंट जिसको हम कह रहे थे, इधर ट्रीटमेंट का वर्ड यूज हुआ है। आपने एक बंदे को एक बात कह दी, आप किसी प्रोसीजर से गुजार रहे हैं, तो मतलब आपने प्री टेस्ट मिसाल ले लिया, आप उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसको ट्रीटमेंट देंगे। ओके तंजीला, आप हर वक्त कोशिश हर बार कर लिया करें, आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, डोंट यू वरी। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है कि एच नोट जो है, H1 में आप क्या करते हैं, स्टेट्स दैट देयर इज अ चेंज, a difference or a relationship for the general population in an experiment. H1 predicts that the independent variable, मतलब जो treatment है आपके पास independent variable है, ठीक है, will have an effect on the dependent variable. फिर आपके पास क्या आ जाता है, सेटिंग क्राइटेरिया, कि अगर आपको जो है वो नल हाइपोथेसिस की तरफ जाना है, आप कह रहे हैं देयर इज नो अफेक्ट, ट्रीटमेंट और डेटा और ऑब्जर्वेशन आपकी उसी के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। ठीक है। कलेक्टिंग डेटा एंड कंप्यूटिंग सैंपल स्टैटिस्टिक्स, वही वाली बात। द नेक्स्ट स्टेप इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज टू ऑब्टेन द सैंपल डेटा. The raw data are summarized with appropriate statistics such as mean, standard deviation, etc. Then it is possible for the researcher to compare the sample mean with the null hypothesis. एंड में आपका क्या आ जाता है, मेक अ डिसीजन. इन द फाइनल स्टेप द रिसर्चर डिसाइड्स इन द लाइट ऑफ एनालिसिस ऑफ डेटा whether to accept or reject null hypothesis, कि क्या अफेक्ट आ गया है या नहीं आया है. If analysis of data support the null hypothesis, you accept it and vice versa. ठीक है। अगर नल हाइपोथेसिस ही का आप कह रहे हैं कि देयर इज नो अफेक्ट और आपका उसी के अकॉर्डिंगली आ गया, इसका मतलब आप नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर ली और आपकी फेवर में चली गई बात। ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि देयर इज नो अफेक्ट ऑफ रीडिंग ऑन एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये तो बात मानने वाली है ही नहीं, मीन्स ये गलत है। तो मेरी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सही होनी चाहिए। अगर हकीकत में कोई अफेक्ट नहीं और पूरी रिसर्च की कि नहीं जी अफेक्ट है, अफेक्ट है, अफेक्ट है, और जो सैंपल लिया और जो मैंने एक्सपेरिमेंट मॉडल लिए और जिस तरह गुजार दिया उनको, उसमें आ गया नो, तो मेरी तो सारी रिसर्च से आया हो गई ना। तो ये सारी चीज जल्दी से, गिविंग यू ओनली 30 सेकेंड्स, आप 4 पॉइंट्स के नाम याद करें, कौन कौन से हैं, 4 स्टेप्स कौन से हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के प्रोसेस के। जल्दी से मुझे शाबाश याद करें और मुझे बताएं कि याद होगा। जस्ट गिविंग यू 30 सेकेंड्स।
हो क्या याद आप लोगों को 4 पॉइंट्स? शाबाश। बासित का हमेशा फौरन रिप्लाई आता है। और स्टूडेंट्स शाबाश, जल्दी जल्दी। अब्दुल कुद्दूस, आर यू अटेंडिंग द सेशन? प्लीज रिप्लाई। ओके, वेरी वेल डन। वालेकुम अस्सलाम। इट्स योर गुड लक कि आप अभी लॉग इन हुए हैं और मैंने आपसे क्वेश्चन किया, अदरवाइज मैं आपको जो है एब्सेंट मार्क करने वाली थी। अब हम आ जाते हैं, वेरी वेल डन, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अच्छी तरह याद हो गए। सर्टेनिटी एंड एरर इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है। इसमें एक टाइप 1 एरर होता है, एक टाइप 2 एरर होता है। सिंपली मैं आपको बता देती हूँ, इसमें कोई भी चीज वो ऐसी नहीं है जो आपको मुश्किल होगी। क्या है टाइप 1 एरर में? आपकी जो नल हाइपोथेसिस है, जिसमें आप कहते हैं देयर इज नो अफेक्ट, अगर वो गलत साबित हो जाए तो टाइप 1 एरर है, ठीक है। और टाइप 2 में क्या होता है? अगर नल हाइपोथेसिस सही साबित हो जाए तो टाइप 2 एरर है। मिसाल जो मैंने अभी आपको दी, देयर इज नो अफेक्ट, एक्सक्यूज मी। तो अगर आपको देखिए, मैं कह रही हूँ देयर इज नो अफेक्ट ऑफ रीडिंग ऑन एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, नो अफेक्ट, क्या ये पॉसिबल है? तो हमारी नल हाइपोथेसिस गलत साबित हो गई, ठीक है। तो ये टाइप 1 एरर हो गया। नल हाइपोथेसिस गलत साबित हो जाए। Page number 77, certainty and error in hypothesis. Hypothesis testing is an inferential process. It means that it uses limited information obtained from the sample to reach general conclusion about the population. As a sample is a simple small subset of population, ठीक है। हमेशा हम यही बात करते हैं ना, सैंपल इज अ स्मॉल सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, मतलब वो रिप्रेजेंटेटिव होता है पॉपुलेशन का, सबसेट होता है पॉपुलेशन का। इट प्रोवाइडेड और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द होल पॉपुलेशन। जो मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि आपने कैरेक्टरिस्टिक्स देखकर पॉपुलेशन सैंपल ऐसा ही लेना होता है कि वो उस चीज को प्रूव करे। अगर आपने सैंपल सही नहीं लिया तो समटाइम्स क्या हो जाता है, आपकी जो जनरेशन होती है वो इनकम्प्लीट होती है, आप सैंपल होता है वो होल पॉपुलेशन को वो नहीं करता। Yet hypothesis test uses information obtained from the sample. In this situation, there is always the probability of reaching incorrect conclusion. वही बात, two types of error हैं, आप heading बनाएंगे two kinds of error या kinds of error, आप लिखेंगे there are two kinds of error, number 1 type 1 error, number 2 type 2 error. Type 1 error, a type 1 error occurs when a researcher rejects a null hypothesis that is actually true. It means that the researcher concludes that the treatment does an effect when in fact the treatment has no effect. Type 1 error is not a stupid mistake in the sense that the researcher is overlooking something that should be
परफेक्टली ऑब्वियस। ठीक है, समझ आ रही है? एक एक वर्ड इस तरह बोल रही हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में उतरता जाए। The consequences of a type 1 error can be very serious. Okay, Mariam, I will check it. ठीक है, आपको मैं टाइप 2 एरर में बता दिया है। टाइप 2 एरर occurs when a researcher fail to reject the null hypothesis that is really false. It means that the treatment effect really exists, but the hypothesis test has failed to detect it. ठीक हो गया? बस टाइप 1 और टाइप 2 यही है। जस्ट गिविंग यू 2 मिनट्स, इसको पढ़ लें काइंडली। कोई बात पूछनी है पूछ लें, अदरवाइज ये आपको इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा। जस्ट गिविंग यू 2 मिनट्स, प्लीज रीड आउट पेज नंबर 77। कोई बात नहीं बेटा, आप वो पढ़ लें। मेरे पास जो 77 है। टाइप ऑफ एरर निकाल लें आप, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, चाहे पेज नंबर जो भी है। समटाइम्स प्रिंटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, उस टाइम मेरे पास जो है उसमें 77 पेज नंबर है। आप लोगों के पास अगर 67 है तो डजंट मैटर, बात ये कि पढ़ना है जस्ट आप लोग। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी कर लिया आप लोगों ने रीड आउट? काइंडली मुझे बताएं। आयशा बेटा माइक ऑफ करें। आसिया, अब आपने वो माइक ऑन कर लिया है, प्लीज माइक ऑन स्टूडेंट्स ने नहीं करना, बाकी क्लास डिस्टर्ब होगी। आगे चलते हैं अब हम। एंड में अगर आप 4 लाइंस देख लें कि समराइजिंग वी कैन से दैट हाइपोथेसिस टेस्ट ऑलवेज लीड्स ऑफ 1 or 2 डिसीजन। किस सेंस में हम ये बात कर रहे हैं 1 or 2 डिसीजन? कि जाहिर बात है द सैंपल डेटा, जो हम कह रहे हैं कि सैंपल डेटा प्रोवाइड sufficient evidence to reject the null hypothesis and the researcher conclude that the treatment has an effect। या हम प्रोवाइड कर लेंगे, सैंपल हमें देगा
या sample data do not provide enough evidence to reject the null hypothesis. The researcher fails to reject the null hypothesis and concludes that the treatment does not appear to have an effect. मतलब वही बात, नल हाइपोथेसिस ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वाली बात कि दो डिसीजंस पे फिर बंदा आ जाता है कि है या नहीं। ठीक है, वही चीज इसमें बताई गई है। आप लोग टेबल भी देख रहे हैं, आगे आपके पेज पे भी है कि there is a chance that the data are misleading and the decision is wrong because inferential statistics is based on prediction and approximation. So the result obtained might be wrong. आपके पास टेबल नजर आ रहा होगा आप लोगों को स्लाइड पे, आपकी बुक में भी टेबल है, सामने भी टेबल है। आप देखें H0 आपके पास टाइप 1 एरर, ठीक है, क्या है, डिसीजन करेक्ट, अफेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट H0। ठीक है, बुक में भी आपके पास यही है। अगर आप काइंडली देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स डिसीजन, एक्चुअल सिचुएशन आप देख रहे हैं, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। जब हम रिजेक्ट कर देंगे कौन सा आएगा, टाइप 1 एरर, इसी के ऊपर लिखा हुआ है। आप नल हाइपोथेसिस अफेक्ट ट्रू, अगर रहती है, डिसीजन लिया था आपने, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो देखें टाइप 2 एरर। ठीक है, वही चीज अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर रहे हैं तो टाइप 1 एरर, अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं यही साबित हो रही है नल हाइपोथेसिस, टाइप 2 एरर। एरर सी साबित हो रही है नल हाइपोथेसिस, एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास टाइप 1 एरर है, डिसीजन हुआ है सब पर, अगर आप देख रहे हैं कॉलम्स, अगर आप रिजेक्ट वाले उस नो अफेक्ट ट्रू, अफेक्ट इज 6, नल हाइपोथेसिस फॉल्स, जो हमने इसके पैराग्राफ में पढ़ी है। ठीक है, टाइप रिजेक्ट हो जाती है टाइप 1 एरर, एक्सेप्ट हो जाती है टाइप 2 एरर। डिसीजन करेक्ट का मतलब क्या है कि अफेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, एच नॉट ट्रू और रिटेन। टाइप 1 में क्या है, डिसीजन करेक्ट मींस अफेक्ट एग्जिस्ट, एच नॉट क्या है, फॉल्स। अब आपके पास हम आ जाते हैं टी टेस्ट। आपके पास इसी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में एक टेस्ट यूज होता है जो मैंने आपको शुरू में बताया था। हम टी टेस्ट भी पढ़ेंगे, काई स्क्वायर भी पढ़ेंगे, एफ डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी भी पढ़ेंगे, हर चीज। टी टेस्ट क्या होता है आपके पास, टी टेस्ट कंपेयरिंग मीन वैल्यूज ऑफ टू डेटा सेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम टू ग्रुप्स। ठीक है, ये क्या है, दो कंपैरिजन होता है। क्या होता है, कंपैरिजन या कंपेयरिंग मीन वैल्यू ऑफ टू डेटा सेट्स ऑब्टेन फ्रॉम टू ग्रुप्स का जो आपके पास मीन आता है उसका कंपैरिजन जो है वो आपके पास टी टेस्ट में किया जाता है। टी टेस्ट का ये काम है कि उसने दो ग्रुप्स का जो मीन आ रहा है उसको कंपेयर करना है। बेटा लैपटॉप यूज कर रही हूँ, क्यों? आवाज क्लियर नहीं है क्या आज आप लोगों को? तो दूसरा लैपटॉप है बेटा।
मरियम बीबी अभी आपने मुझसे पूछा था कि मैं आपके उसमें हूँ, नहीं मेरे पास लिस्ट में शो हो रहा है मरियम बीबी और आए लिस्ट में। क्यों कुद्दूस, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। अच्छी बात है ना, आपको पता चलना चाहिए कि हेलीकॉप्टर में आप आज़ाद कश्मीर से जा रहे हैं केपी की तरफ या बलूचिस्तान की तरफ, तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है आपको हर तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है। हेलीकॉप्टर में बिठा के आपको जो है ना एलएमएस पे क्लास दी जा रही है, और कितने खुशकिस्मत बनेंगे आप लोग। सब स्टूडेंट्स को हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही है, लग रहा है आप लोग हेलीकॉप्टर में, और मैं पायलट हूँ आई थिंक सो, या आप एयर होस्टेस समझ लें या पायलट समझ लें, जो भी आपको पसंद हो, बस ये होना चाहिए कि आप लोगों को लगना चाहिए कि आप हेलीकॉप्टर में बैठे हैं। जी, टी टेस्ट क्या है? Comparing mean value of two data set obtained from two groups. टू मेन टाइप्स क्या है? इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट क्या है? टू कंपेयर द स्कोर ऑफ टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, क्योंकि हम नाम से जाहिर हो रहा है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। Researchers collect data on only one occasion. वन occasion पे डेटा होगा, टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स का कंपेयर किया जाएगा। डिपेंडेंट में क्या होगा कि आपके पास टू डिफरेंट ओकेजन्स होंगे, कॉल्ड रिपीटेड Myers ग्रुप्स टेस्टेड एट टू डिफरेंट ओकेजन्स, आल्सो कॉल्ड पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। डिपेंडेंट सैंपल को क्या बोलते हैं? पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट भी कहा जाता है। ठीक हो गया? डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। Dependent sample occurs when you have two samples that do affect one another. Independent sample occurs when you have two samples that do not affect one another. ठीक है? Independent sampling में क्या है? Two samples do not affect one another. एक सेकंड बेटा।
ये कर रही हूँ, आप फिक्र ना हो, ग्रेड में किसी का नहीं होता, अटेंडेंस छोड़ दें, अटेंडेंस आप लोगों की मार्क होती है, अटेंडेंस को लेकर इतनी सीरियस ना हो। Both have two possibilities. स्लाइड पे आप देख सकते हैं, in one a group may be measured twice, such as in a pre-test, post-test situation. Scores on a test behave before and after the lesson. The other scenario is one in which an observation is one sample is matched with an observation in the second sample. टी टेस्ट में आप देख सकते हैं, देखें 2 ग्रुप्स हैं, ये इनका देखिए मीन। इस टेबल को देखिए प्लीज और मुझे बताएं कि इससे आप क्या समझ पा रहे हैं। यस क्लास, ब्रेक दे रही हूँ आपको 10 मिनट्स की, बल्कि 10 नहीं 5 to 8 मिनट्स में कोशिश करें पढ़ लें, देन आई विल रीजॉइन दिस सेशन। थैंक यू। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। इस उम्मीद से कि आप लोगों ने नमाज पढ़ ली होगी और अपने लिए भी दुआ की होगी, मुझे भी दुआ में याद रखा होगा। यस क्लास, पहले हम लोग जो है नमाज से पहले इस स्लाइड पर थे, इस टेबल पे थे। जस्ट आप लोगों को व्यू ये दिखाना था मैंने कि हमने देखे इंडिपेंडेंट सैंपल्स का जो ग्रुप स्टैटिस्टिक्स है, इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट का, वो आप जब लेते हैं टेबल इस फॉर्म का होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट सैंपल का। और जब डिपेंडेंट का लेंगे आप, तो आप देख रहे हैं पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट आउटपुट, तो उसका टेबल इस फॉर्म में बनेगा, ठीक है। जस्ट इधर ये पर्पस था आपको टेबल शो ऑफ करने का कि आप कौन सा टेबल होगा और किस टाइप का होगा, ठीक है। इसके साथ ही जो है ना वो थैंक यू सो मच। क्लास ले रही है। जी, इसके साथ ही बहुत मुबारक हो, एक दफा चलें कर देते हैं, कुछ स्टूडेंट शायद लास्ट पेज 79 पे देख लें, स्लाइड्स का यहाँ तक था, समझाने का मकसद यहाँ तक था। इसमें देख लें आपके पास 79 पेज पर ठीक है, आप देख लें एट दिस लेवल इट इज नेसेसरी टू नो सम जनरल assumption regarding use of t-test. The first assumption regarding t-test concerned the scale of Meyer. It means that it is assumed that the dependent variable is measured at interval or ratio scale. The second assumption made is that of a simple random sample that the data is collected from a representative random selected portion of the total population, जो हमने वही वाली बात जो हमने पीछे की है. The third assumption is the data when plotted result in normal distribution that is in bell-shaped distribution curve. ठीक हो गया? The fourth assumption is that the observation that make up
data just must independent or one another. That is, each observation or measurement must not be influenced by any other observation or measurement. Fifth one क्या है? Fifth assumption is that a reasonable large sample size is used. Reasonable large sample size. मिसाल अगर आपके पास जो है 10 आपने 100 पॉपुलेशन है, 200 पॉपुलेशन है, एटलीस्ट आपके पास 10, 20, 30 सैंपल हो तो आप कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं. जस्ट आप 1, 2 ले लें एज ए सैंपल, तो वो क्या रिजल्ट आपको दे सकेंगे जो आप कहना चाह रहे हैं? क्या जो अफेक्ट या अफेक्ट नहीं है या अफेक्ट है, क्या वो उसको प्रूव कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे. ठीक है. लार्ज और बहुत लार्ज भी ना हो. A large sample size means that the distribution of result should approach a normal bell-shaped curve. ठीक है, इतना लार्ज हो, नॉर्मल शेप कर्व आपका बन सके. जी मारिया खालिक, आपको कोई प्रॉब्लम है? मैम स्लाइड नहीं आपकी शो हो रही. बेटा मैंने ये सारा पढ़ा दिया. अब मैं बुक का जस्ट आपके कुछ 6 assumptions हैं उनको रिपीट कर रही हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. थैंक्स का मतलब है कि आपका चैप्टर खत्म हो गया है. मैं आपके पास दूसरा चैप्टर जो है वो कर रही थी, पर मैंने आपके assumptions जब देख ली तो मैंने कहा चलिए एक दफ़ा जस्ट इसका रिव्यू दे दूं ताकि आपको पता चल जाए. ये हमारी लास्ट स्लाइड थी, यहाँ तक मैं कर चुकी हूँ और अभी मैंने आपको ये चैप्टर, आपके यूनिट खत्म हो गई है. बुक से कुछ रीडिंग है, कुछ लाइन्स हैं, उस कुछ assumptions थी वो मैं आपके लिए जस्ट रीड आउट कर रही हूँ. आपके पास बुक है? जी मैम है. ठीक है, मैं कर लेती हूँ. बस काइंडली वो देखें. ठीक है. फाइनल assumption क्या होती है? इज होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस. होमो हमेशा का है, होमो मीन्स सेम, इक्वल. ठीक है, कि वेरिएंस विल बी होमोजेनियस और इक्वल व्हेन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल. आपको मैं उसका डिफरेंस, उसकी चीजें, उसके assumptions ये सब बता चुकी हूँ. जस्ट रीडिंग कर रही थी ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए. आपको हेडिंग्स बनाने के तरीके बता रही थी कि आप इसमें करेंगे. सबसे पहली हेडिंग बना लेंगे फर्स्ट में, अगर आप 79 में देखेंगे, जनरल assumptions रिगार्डिंग यूज ऑफ टी टेस्ट. फिर आप लिखेंगे फर्स्ट assumption, फिर आप लिखेंगे सेकंड assumption, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ assumption किए दें या फाइनल assumption किए दें. इस तरह आप assumptions की हेडिंग्स देंगे और एक एक assumption लिखते रहेंगे. बताने का ये मकसद था, पढ़ने का ये मकसद था. इसके साथ ही बहुत मुबारक हो आप लोगों के, आज 6th यूनिट कंप्लीट हो गई. 7th की तरफ इंशाल्लाह ताला मैं मूव कर रही हूँ. कल इंशाल्लाह ताला 7th और 8th का लेंगे. फिर हमारे बस ये 2-3 दिन है. आपके इंशाल्लाह ताला होप सो बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा. ये मुझे बताएं, यहाँ तक आपने 6 मिनट्स माशाल्लाह पढ़ लिए हैं. यहाँ तक आपकी हर चीज क्लियर है? और जैसे मैंने आपको कहा कि जब मैं पढ़ा देती हूँ तो नोट्स को कंसल्ट करें, उसको बुक्स को, नेट को, डिफरेंट चीज़ें कंसल्ट करें, एक दूसरे से वो बनाएं, उनका एक हेडिंग्स बनाएं, पैराग्राफ्स डिफरेंट बनाएं, क्वेश्चन लिखें, आंसर बहुत ब्यूटीफुली लिखें. अभी आजकल थोड़ा जाहिर बात है ईद था, कोरोना की वजह से थोड़ा रिलैक्स आपको टाइम मिला हुआ है. उसको एक एक यूनिट को इतना खूबसूरत प्रिपेयर करें कि जब आपका पेपर हो जस्ट आप एक दफ़ा रीड आउट करें और आपको हर चीज़ रिकॉल हो जाए. और मे भी पॉसिबल कि जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप जब खुद से करेंगे, लर्न करेंगे, देखेंगे, डिफरेंट पीपीटी खोला करें, मतलब स्लाइड्स में प्रेजेंटेशंस खोला करें. कोई भी टॉपिक कर रहे हैं ना आप, हमारी स्लाइड्स के थ्रू भी हेल्प लें. आप डिफरेंट टॉपिक्स लिख के लिखें पीपीटी. आप पावर पॉइंट्स, उसमें स्लाइड्स खुल जाएंगी, जिसने जो भी किया होगा उससे आपके पास आ जाएगा. तो नोट्स बनाएं. तो बिलीव यू मी कि जब आप पेपर करने बैठेंगे आपको यही लगेगा कि आप एलएमएस की क्लास अटेंड कर रहे हैं. अब हम मूव करते हैं 7th चैप्टर की तरफ. Okay, beta, I will mark your attendance first, then I will move unit number 7. अस्सलाम वालेकुम मैम.
ठीक हो गया। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 7 इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में ही आपके पास दो चीजें आती हैं। आपके पास कोरिलेशन एंड रिग्रेशन इसी में फॉल करते हैं। कोरिलेशन मैंने आपको बहुत पहले बताया था, को मीन्स, बाई मीन्स क्या होता है, डुअल मीन्स क्या होता है, डुअल मीन्स दो, बाय मीन्स दो, टू, को मीन्स टू। ठीक है, गेटिंग मी? ठीक है, तो कोरिलेशन मीन्स टू फाइंड द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। लाइक आप लोगों को एलएमएस पे दो डिफरेंट टीचर्स पढ़ा रहे हैं, एक के लिए आप कहते हैं कि वो तो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, दूसरे को आप कहते हैं वो तो बस ऐसे ही पढ़ाती हैं, एवं में। बाद लोग अक्सर ये जुमला कहते हुए सुने जाते हैं एक टीचर के लिए कि वाह भाई वो तो बहुत आउटस्टैंडिंग है पढ़ाना, उनका लेक्चर डिलीवर करना, और दूसरे के लिए हम कहते हैं कि वो तो बस टाइम पास करती हैं। तो आप लोग मुझे आंसर दें इसका कि इस बात का क्या मतलब होता है, आप क्या शो कर रहे होते हैं उसमें। याकूब जस्ट लिखा है लाइक आप। अब आप मुझे कौन से उसमें फॉल करवा रहे हैं, अच्छी वाली में करा रहे हैं या एवं वाली में करा रहे हैं? वो तो जाहिर बात है, इस टाइम में क्लास ले रही हूँ, आप लोग सब मुझे कहेंगे यस मैम आप वाली अच्छी वाली, पढ़ाने का तरीका अच्छा है। आपकी जो दूसरी आपको लेक्चर डिलीवर कर रही है ना, उनसे किसी दिन पूछूंगी कि वो जो है ना आप लोगों के बारे में। वैसे आजकल दुनिया है, यही दौर चला आता है, हम हर एक को कहते हैं जो सामने आ जाए बस आप ही आप हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। मैम अटेंडेंस का पूछना था। आप लोग बेटा हेलो अटेंडेंस के मैम। लिए परेशान ना हो। मैम वो कवर हो जाएगी। इंशाल्लाह ताला सब स्टूडेंट्स को बार बार मैं ये कहती हूँ, और जब आप लोग हमें कहते हैं जैसा रिस्पांस हम आपको देते हैं, वैसे ही हमारे इस्लामाबाद फोकल पर्सन जो हैं वो हमें यही रिस्पांस देते हैं कि स्टूडेंट्स को बोलें कि प्लीज परेशान ना हो, उसके लिए जो है इतने सेंसिटिव ना हो। हम जो है उनके जितनी दफ़ा भी वो ट्राई करते हैं हमारे सिस्टम में वो भी शो होता है, इवन दो कि वो लॉग इन नहीं भी होते तो भी। तो हम आपको लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, हम आपकी अटेंडेंस इंशाल्लाह ताला मार्क कर देंगे, बट लेक्चर ज़रूरी है। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। यस मैम। थैंक यू सो मच। जी, 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 वही बात है, मक्खन वाली बात आ गई है। Okay, thank you so much. Thanks to all of you. रियली आप लोगों की क्लास अटेंड करके मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है, आप लोग बहुत सिंसियर हैं स्टडीज़ के साथ। और कल भी मैंने आप लोगों को बहुत अप्रिशिएट किया कि ईद के दिन भी आप लोग बहुत क्यूरियस थे और बहुत ज़्यादा वो इंडस्ट्रियस स्टूडेंट्स लगते हैं, मेहनती। मतलब वो नहीं समझना मैं इंडस्ट्री वाला आप लोगों को बना रही हूँ कि इंडस्ट्री के मैडम ने कह दिया, इंडस्ट्रियस मीन जो है वो मेहनती होता है, ठीक है? जैसे पेशेंस मीन्स साबिर, सब्र रखने वाले। अब ये मत कहना मैम ने हमें पेशेंट बना लिया है, ठीक? तो वो वाली बात है कि इंडस्ट्रियस मतलब ये नहीं कि इंडस्ट्री में काम करने वाले, सनतों में काम करने वाले, इंडस्ट्रियस मीन्स मेहनती। तो रियली आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू, आप लोगों का मुझे इनकरेज करने का,
क्लास को इतना सीरियस लेने का, पर खुशी मुझे तब होगी कि हर एक के पास लास्ट डे एक बहुत खूबसूरत सा रजिस्टर होगा और पूरे 9 चैप्टर्स जो हैं आप लोगों ने विद नोट्स कवर किए हुए होंगे, और आपको ये होगा कि हमें अब जस्ट एक दफ़ा या कोई भी बाहर भी आपसे कोई पूछे तो आप कहें अच्छा ये टॉपिक आओ मैं बताऊं। जब इंसान को कोई चीज़ आती है तो उसको नॉलेज शेयर करके बहुत खुशी होती है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है ये कि मैं बहुत दिल से पढ़ाती हूँ। ये नहीं कि जिस पॉइंट पे मैं खुद क्लियर नहीं हूँ मैं कभी भी उस पॉइंट को आगे लेके नहीं जाती। तो हमेशा बी सिंसियर विद योर प्रोफेशन। इंसान जैसा भी हो उसकी अपनी एक ज़मीर होता है, एक अंदर एक चीज़ होती है जो उसको अच्छे और बुरे के लिए मलामत करती रहती है। और जब हमारा ज़मीर मुतमईन है तो समझें अल्लाह पाक की ज़ात हमसे मुतमईन है, जो हमें यही चाहिए। इंसान कभी किसी को खुश नहीं रख सकते। ठीक हो गया। एक और चीज़ हमेशा कोशिश करती हूँ, एक पॉइंट आपको हर दिन का एक अच्छा बताती चलूँ। कोशिश किया करें कि सुबह जब उठते हैं फजर की नमाज में तो तिलावत कुरान पाक ज़रूर किया करें, चाहे एक रुकू पढ़ें। कहते हैं कि जब हम कुरान पाक की तिलावत फरमाते हैं तो जिस तरह हमें रात के टाइम सितारे चमकते हुए नज़र आते हैं और हम सुबह तिलावत करते हैं तो आसमान से ऐसे हमारे वो घर चमकते नज़र आते हैं जिसमें कुरान मजीद की तिलावत हो रही होती है, जैसे हमें ज़मीन से सितारे रात शाम में नज़र आते हैं। तो फजर के टाइम हमारे घर जो है वो आसमान से ऐसे नज़र आते हैं। और कुरान पाक का हक है कि उसे साल में 2 दफ़ा ख़त्म किया जाए। तो इस रूटीन से पढ़ा करें कि साल में 2 दफ़ा कुरान पाक को ज़रूर ख़त्म किया करें जो उसका हक है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वही बात, हम जो है उसमें चले गए लेक्चर अच्छा बुरा। तो यही चीज़ जो है वो कोरिलेशन है। ठीक है, कि हम दो उसके बीच में डिग्री का जो रिलेशनशिप होता है, जो हम डिग्री एक निकाल लेते हैं टू फाइंड द डिग्री ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। हम कह देते हैं वो मेरा बेहतरीन दोस्त है और वो तो बस ऐसा ही है। तो आपने क्या किया, डिग्री उसमें से वो कर ली, कंपैरिजन की, रिलेशन निकाला। ठीक है, तो वही चीज़ें a mutual relationship or connection between two or more things. Statistics की ज़बान में हम क्या कहेंगे, a correlation is a relationship between two variables. Independence of variable quantities, interdependence of variable quantities. 3 definitions मैं आपको बता रही हूँ, ये 3 आप लोग अभी अभी मुझे बताएंगे तो मैं आगे चलूंगी। ठीक है, गौर से सुने प्लीज। A mutual relationship or connection between two or more things. Mutual relationship या connection between two or more things. Second, interdependence of variable quantities. Interdependence. Third, a correlation is a relationship between two variables. जो हमने ऊपर कहा two or more things. Correlation is a statistical technique used to measure and describe relationship between two variables. शाबाश, जल्दी से मुझे बताएं। जी मिर्जा, इतना बड़ा मैसेज टाइप किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि मुझे जो है ना वो आपको टास्क देने के बाद इस मैसेज को जो है ना वो मैंने पढ़ा है कि पहले आपको कुछ बिजी कर दूं उसके बाद मैं ये इतना लंबा मैसेज पढ़ूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई अप्रिशिएट यू कि आपने माशाल्लाह आपकी टाइपिंग स्पीड आपकी जो वो होती है ना इसमें भी बड़ी महारत होती है बंदों की, ये बहुत अच्छी है।
सेकेंडली आप सही कह रहे हैं कि बात जस्ट केमिस्ट्री की होती है। मैं हमेशा ये बात खुद भी करती हूँ कि एक बंदा होता है वही किसी के लिए शैतान होता है और वही बंदा किसी के लिए फरिश्ता होता है। ये आपकी अपनी केमिस्ट्री होती है या आपके अपने, कुछ लोग कहते हैं स्टार्स का होता है कि क्लैश होते हैं, या कुछ ये होता है कि कुछ लोग ना चाहते हुए भी आपको अच्छे लगते हैं, कुछ लोग ना चाहते हुए भी आपको कुदरती बुरे लगने लग जाते हैं। तो ये बात आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो ये बात ये अक्सर मैं भी करती हूँ कि एक ही बंदा है, आप अपनी ओपिनियन लें तो आप कहते हैं नहीं नहीं वो बंदा तो बहुत अच्छा है, किसी और से कहेगा नहीं वो तो बिल्कुल ऐसा है। मतलब वही बंदा शैतान है किसी के लिए और वही बंदा किसी के लिए फरिश्ता है। तो अपना अपना व्यू है, अपनी अपनी सोच है किसी के लिए, और आप बंदों को कभी सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते। अच्छा ये बताएं, कोरिलेशन की डेफिनेशन याद हो गई है? और तो बहुत ज्यादा बातें कर ली हम लोगों ने। ये जस्ट बातें इसलिए की गई है कि आपको कोरिलेशन समझ आ जाए, आप सारी जिंदगी भूले ना। अब कभी भूलेंगे तो नहीं ना इसको। ओके, बस यही मेरा मकसद था कि आप लोग कभी भूले ना कोरिलेशन होता क्या है। ठीक है, नाउ आई एम जस्ट रीडिंग पैराग्राफ, जस्ट रीड आउट कर रही हूँ ताकि जो चीज हमने पढ़ ली, जो चीज हमने कर ली, वो जो है आपको क्लियर हो जाए मजीद। A correlation is a relationship between two variables. The purpose of using correlation in research is to determine the degree to which a relationship exists between two or more variables. Correlation is important in research because several hypotheses, वही बात जो मैंने आपको बताया। हाइपोथेसिस क्या होती हैं? हाइपोथेसिस आपकी टू टाइप्स की होती हैं। कोई भी एजम्पशन होती है जो आप किसी चीज से पहले सोच लेते हैं, उसको फिर आप जो है फर्दर टू उसमें काइंड्स हैं उसकी। एक में आप कहते हैं नो अफेक्ट, एक में कहते हैं अफेक्ट। जिसमें नो अफेक्ट कहेंगे नल हाइपोथेसिस, जिसमें कहेंगे अफेक्ट है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसको हम साइंटिफिक हाइपोथेसिस भी कहते हैं। अगर आप रिजेक्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस तो टाइप 1 एरर, और अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं देन टाइप 2 एरर। Are stated in terms of correlation to length of correlation between two variables. So correlational studies are directly related to such hypothesis. Okay. Then आपके पास आ जाता है रिग्रेशन क्या है, क्योंकि आपके पास बाहर मेंशन था correlation and regression. Regression is used when the relationship includes a dependent variable and one or more independent variable. किसका रिलेशनशिप? A dependent variable and one or two independent variable. ठीक है, it helps us understand which among the independent variables are related to the dependent variable. मतलब कि किस हद तक it helps us understand which among the independent variables are related to dependent variable and to explore the form of these relationship. कि उसका उसके साथ कैसा रिलेशन था, किस डिग्री तक था, इसमें हम ज्यादा की बात कर रहे होते हैं। तो फिर हम हर एक का बताते हैं कि हाँ उस बंदे का उसके साथ इतना था, उसका उसके साथ उतना था, उसका उसके साथ उतना था। रिग्रेशन में ये आ जाता है। ठीक है, रिग्रेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड, इट अटेम्प्ट्स टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ and character of the relationship between one dependent variable, usually denoted by y, and a series of other independent variables. इसको हम जो है वो एक डायग्राम से भी शो कर सकते हैं कि आप लिखें strength and character of relationship between, क्या है? regression attempts to determine the strength and character of relationship between, एरो बना दें, डिपेंडेंट, one dependent variable
जिसको हम किससे शो करेंगे, ब्रैकेट में लिख दें या उसके नीचे लिख दें y, फिर बेशक एक एरो बना दें, सीरीज ऑफ अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम डिनोट कर देंगे x से, डिपेंडेंट वेरिएबल y से, इंडिपेंडेंट x से। हमेशा बोलती हूँ याद करने के लिए ट्रिक डेवलप किया करें। देखें बात हो रही है इंडिपेंडेंट की, तो इंडिपेंडेंट खुद मुख्तियार, वो किसी पर डिपेंड नहीं करते, तो वो जाहिर बात है एक्स कहलाएंगे। एक्स आ जाएगा, एक्स पहले आता है कि वाई, वाई पहले नहीं आता, एक्स पहले आता है, एक्स वाई जी। तो एक्स जो है वो आपका इंडिपेंडेंट है, वो पहले आया, वो मुख्तियार है, खुद मुख्तियार है, ठीक है। तो हमेशा वही बात, कंफ्यूज हो रहे हैं तो इससे रख लें इंडिपेंडेंट, हमारे पेरेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, और हम कहें कि हम डिपेंडेंट हैं, हम उन पर डिपेंड कर रहे हैं, तो माँ बाप क्या हो गए, एक्स समझ लें, और हम जो है वो वाई हो गए, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब मेरे ख्याल आप नहीं भूलेंगे। कुद्दूस आपको क्या नहीं आ रही? ठीक हो गया। अब दोबारा से हम इसको कोरिलेशन का फर्दर इसमें दिया हुआ है, उसको हम पढ़ लेते हैं, देख लें। कोरिलेशन इज द स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड टू measure and describe relationship between variables. These variables are neither manipulated nor controlled. Rather, they simply are observed as they naturally exist in the environment. Suppose a researcher is interested in relationship between number of children in family. ठीक है, and IQ of individual child. He would take a group of students coming from different families. Then he simply observe or record the number of children in the family and then measure IQ score of each individual student, same group. ठीक है, he will neither manipulate nor control any variable. जी, तो मैं क्या हो गई, x हो गई, y हो गए। These scores are normally identified as x and y, x independent variable, y dependent variable, स्टेबल में भी आगे आएगा, या आप कभी भी ग्राफ बनाते हैं तो उसमें आते हैं। Characteristics of relationship and co-relationship measures. A correlation measure three characteristics of relationship between x and y. कौन से थ्री हैं? आप हेडिंग बनाइए, थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। कौन से रिलेशनशिप बन सकते हैं, या होगा कोई रिलेशन नहीं होगा? अब एक्स और वाई आप कभी भी नहीं भूलेंगे, सही है ना, इसीलिए आपको ये मिसाल दी है। अब तीन तरह के इसमें चांसेस हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? इसमें क्या हो सकता है, एक आपके पास डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप पे, फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप पे, डी ऑफ रिलेशनशिप पे। अब आपके पास डायरेक्ट रिलेशनशिप में अगर हम देख लेते हैं, बीच में आप सोचें जीरो है, 0.5 आपको पता के बाद राइट साइड पे वैल्यूज पॉजिटिव दी हैं, लेफ्ट साइड पे तमाम नेगेटिव ली जाए। अदीला, मुझे पता है आप क्लास अटेंड करती हैं, जब आप मुझे ये बोलती हैं तो मैं जो जो स्टूडेंट्स भी बोल रहे हैं मैं उनकी अटेंडेंस उसी टाइम मार्क कर रही हूँ, सबकी बल्कि ले लेती हूँ। उसके बाद हमें ये मेल करनी होती है अपने रजिस्टर में। तो आप लोगों की जो है, मैं जैसे ही आप लोग मुझे कोई सलाम करता है या अपना कोई एक्सक्यूज, इस तरह हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं।
और अगर लेफ्ट की तरफ आप चले जाते हैं मतलब माइनस की तरफ 0.5 है तो मॉडरेट नेगेटिव रिलेशनशिप, और अगर आप -1 पे आ जाते हैं तो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, जस्ट इसको रीड आउट कर लेते हैं, आपके पास टाइम जस्ट 3 मिनट्स रह गए। The direction of the relationship can be classified into two basic categories, positive and negative. किसी भी रिलेशनशिप को डायरेक्शन को हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने भी हमें दो तरह के रास्ते दिए हैं, दो तरह की डायरेक्शन दिए हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आप खुद जो है वो जाते हैं कि आप राइट साइड लेते हैं कि नेगेटिव की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या है कि जो पॉजिटिव कोरिलेशन है, बोथ वेरिएबल स्टैंड्स टू चेंज इनटू सेम डायरेक्शन। When variable x increase, the variable y also increase. ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन में अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज होगा। अगर आपके पास वेरिएबल x डिक्रीज हो रहा है तो y वेरिएबल भी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि इसमें मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इफ द x डिक्रीज द y डिक्रीज, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, आपके पास इन अ नेगेटिव कोरिलेशन बोथ वेरिएबल्स डू नॉट टेंड टू चेंज इन सेम डायरेक्शन, दे गो इन ऑपोजिट डायरेक्शन। व्हेन